हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस से श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है इसमें और ऑप्शन दिए हैं, देखिए नीचे दिया है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्रम के वाइज आपको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है शेर शाह सूरी, दूसरा दिया है अकबर, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, चौथा दिया इल्तुतमिश। तो देखते हैं पहले नंबर पे आएगा। अगर सही काल के अनुसार अगर सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहले नंबर पे इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के शासनकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1236 तक इनका शासनकाल था इल्तुतमिश का। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे आएंगे अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। अगर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात किया जाए तो 1296 से लेकर 1316 के बीच इनका शासनकाल था। उसके बाद तीसरे नंबर पर शेर शाह सूरी आएंगे। शेर शाह सूरी की अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1540 से लेकर 1545 तक इनका क्या था, शासनकाल था। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन आएंगे, अकबर आएंगे। और अकबर का शासनकाल कितना था, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। तो देखिए हम व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले नंबर कौन सा आ रहा है, इल्तुतमिश, यानी 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर 3 आ जाएगा, तीसरे नंबर पर 1 आ जाएगा और दूसरे नंबर पर क्या, चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी क्या 4312 देखते हैं किस ऑप्शन में है। आगे भी ऑप्शन दिया है इसका। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 4312। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। और दोस्तों, हम डेली 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराते हैं और ये पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। पहला ऑप्शन है तुकाराम, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है नामदेव, चौथा है शंकराचार्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो तुकाराम थे ये क्या थे, संत थे जो शिवाजी के क्या थे, समकालीन थे, यानी शिवाजी के शासनकाल में ही ये इनका शासन था। शासन नहीं, शिवाजी के शासनकाल में ही क्या थे, ये संत थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्या कह रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन लॉर्ड क्लाइव, दूसरा है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड लिटन, चौथा है लॉर्ड रिपन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर सिर्फ अगर बंगाल के गवर्नर की बात की जाए, बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर की, तब क्या हम थे, लॉर्ड क्लाइव था। तो इसमें क्या पूछा है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चरक संहिता संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्या, राजनीति शास्त्र, दूसरा चिकित्सा से, तीसरा वास्तुकला से और चौथा ऑप्शन है गणित से। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो चरक संहिता था चिकित्सा से संबंधित था। और चरक संहिता की बात की जाए, चरक संहिता किसने लिखा था, तो चरक नामक व्यक्ति ने लिखा था, जो कि क्या थे, ये एक वैद्य थे। क्या थे, वैद्य थे। और इनको किसके, रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का इनको ज्ञान था, इसीलिए चरक संहिता इन्होंने लिखा था। ये किस क्षेत्र में लिखे थे, चिकित्सा के क्षेत्र में लिखे थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट है ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में और बात की जाए तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, एक 1886 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 1893 में बने थे, उसके बाद 1906 में, यानी ये 3 बार क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, दूसरा है तिलक और लाला लाजपत राय, और तीसरा ऑप्शन है तिलक और विपिन चंद्र पाल, चौथा ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने ही क्या किया था, होम रूल लीग का नेतृत्व किए थे। लेकिन पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। अगर स्थापना की बात आएगी तब कौन किया था, एनी बेसेंट ने किया था।
बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। और जो एनी बेसेंट थी ये क्या थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया था, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया और तीसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जेपी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, पद का प्रस्ताव घोषित किया गया था, यानी इनको पद पे क्या किया गया था, आसित किया गया था। जब उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने क्या राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, उस पद पर बैठाया गया था, आसीन किया गया था। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन झेलम नदी, दूसरा है रावी नदी, तीसरा है चिनाब नदी और चौथा ऑप्शन क्या है, ब्यास नदी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चिनाब नदी पर क्या है, सलालपन बिजली परियोजना है। और अगर चिनाब नदी पे और बात की जाए तो दुलहस्ती परियोजना है। कौन सा है, दुलहस्ती परियोजना किस पे है, चिनाब नदी पे है। उसके बाद बगलिहारी परियोजना किस पे है, चिनाब नदी पे है। अब अगर हम झेलम की बात किया जाए तो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, एक तुलबुल परियोजना है। कौन सा है, तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, झेलम नदी पे है। अगर रावी नदी की बात किया जाए तो रंजीत सागर बांध है। कौन सा है, रंजीत सागर बांध कहाँ पे है, चिनाब नदी पे। अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी पे कौन सा है, ब्यास परियोजना है। ब्यास परियोजना किस पे है, ब्यास नदी पे परियोजना किस पे है, ब्यास नदी। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बसंत विषु होता है। पहला ऑप्शन है 21 मार्च को, दूसरा 18 जून को, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा है 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 सितंबर क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, जो कि कहाँ पे होता है, ये जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा लंबवत पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 मार्च को वसंत विषु होता है और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेजड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, राजस्थान में खेजड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है इस्पात, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राजस्थान में खेजड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे राजस्थान में कहाँ पे तांबा पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे, झुंझुनू जिले में। कहाँ पे, झुंझुनू जिले में क्या पाया जाता है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है केरल। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, गैंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कौन कौन सा पाया जाता है, क्या बताएंगे आप, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, माधव, बांधव, पेंच, उसके बाद कौन सा पाया जाता है, पेंच, पन्ना, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। अगर पश्चिम बंगाल में बात की जाए तो क्या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, सुंदरवन पाया जाता है। कौन सा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। और यहीं पर पश्चिम बंगाल में ही क्या पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा भी पाया जाता है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में कौन सा पाया जाता है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक दर का अर्थ है। क्या कह रहा है, बैंक दर का अर्थ है। पहला ऑप्शन है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है। फिर अगला क्या कह रहा है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है। फिर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है। फिर क्या कह रहा है, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो बैंक दर होता है किसके द्वारा दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। आरबीआई के द्वारा क्या दिया जाता है, बैंक दर दिया जाता है।
तो अगर बैंक दर का अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या कहता है, यदि आरबीआई के द्वारा जिस ऋण पर अदर बैंक उधार लेती है वही क्या होता है, बैंक दर होता है। या कमर्शियल बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंकों से लिया गया ऋण या लिया गया उधार ही क्या होता है, बैंक दर होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आरबीआई का जो कोषानुपात होता है वो क्या होता है, CRR होता है। क्या, CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अगर इसको हम घटा देते हैं तो साख सृजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आरबीआई अपना CRR क्या करे, कैश रिजर्व रेशियो अगर घटा दे तो क्या होता है, उसका जो साख सृजन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा राइट हो जाएगा। अगर हम आरबीआई की बात की जाए, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछता है तब आप क्या बताएंगे, 1935 में बताएंगे। किसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1935 में हुई थी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। क्या कह रहा है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है वित्त सचिव। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 2 रुपये से लेकर 100 रुपये चाहे जितना नोट हो, 2 रुपये से अधिक जितने भी नोट होते हैं सब आरबीआई के गवर्नर का ही क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। और उसके बाद अगर 1 रुपये की नोट की बात की जाए, 1 रुपये की नोट की बात की जाए तो कहाँ से जारी होता है, वित्त मंत्रालय से जारी होता है। कहाँ से, वित्त मंत्रालय से क्या होता है, मंत्रालय से जारी होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पूछता है 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी होता है, तो आप क्या बताएंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा। लेकिन अगर 1 रुपये के नोट से अधिक पूछता है तो आप क्या बताएंगे, आरबीआई द्वारा। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है क्या, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मीडिया एजेंसी और चौथा ऑप्शन है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर फेमा के बारे में बात किया जाए तो फेमा के पहले क्या था, फेरा था। क्या था, फेरा था। अगर पूछा जाए फेरा किसके तहत आया था, फेरा किस एक्ट के तहत आया था, 1973 के तहत आया था। किसके तहत, 1973 के तहत आया था। और इसी को 2000 में बदल कर क्या कर दिया गया था, फेमा कर दिया गया था। यानी फेरा एक्ट 1973 के तहत आया था, लेकिन 2000 में इसको संशोधित करके फेमा कर दिया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जन स्वास्थ्य, क्या कह रहा है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है राज्य सूची में, दूसरा है समवर्ती सूची में और तीसरा है संघ सूची में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात की जाए तो राज्य सूची में शामिल है, लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो संघ सूची में शामिल होता है। क्या, कानून की बात की जाए तो किसमें शामिल होता है, संघ सूची में। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तब किसमें आप बताएंगे, समवर्ती सूची में बताएंगे। किसमें, पुलिस किस में बताएंगे, समवर्ती सूची में बताएंगे। और कोई ये क्या होता है, संघ सूची में ही आ जाता है। इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा ऑप्शन मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति शोषक तत्व, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निषेधक तत्व के तहत ही पंचायती राज का गठन के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 40 में इसका क्या है, वर्णन है। अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो किससे है, इसका ये आर्टिकल 12 से लेकर कितना 36 तक क्या आता है, 35 तक, कितना 35 तक क्या आता है, 12 से 35 तक क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है। अगर मूल अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकार, अगर हम ये मूल जो अधिकार होता है इसे मूल कर्तव्य कहते हैं। मूल अधिकार को मूल कर्तव्य कहते हैं, जो किसके तहत आता है, आर्टिकल 51A के तहत आता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, फिर अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, फिर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 31 से। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
आर्टिकल 21A में कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई, जिसमें कहा गया है कि आप क्या बोलने की स्वतंत्रता है, शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, और बिना हथियार के जुलूस करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है। ये सब किस में वर्णन है, आर्टिकल 19 में वर्णन है। अगर आर्टिकल 31 की बात की जाए तो इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 31 को समाप्त किया गया है, जो कि क्या आता है, इसमें आता है क्या, संपत्ति का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है, संपत्ति का अधिकार आता है, जो वर्तमान समय में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 300 का के तहत इसका वर्णन है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है VR अम्बेडकर, चौथा है VN राव। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगर VR अम्बेडकर की बात की जाए तो ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अब VN राव की बात की जाए, क्या थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान के, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 24, तीसरा अनुच्छेद 29, चौथा है अनुच्छेद 31। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 के तहत क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात किया गया है। जैसे क्या अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक और क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 21 में बात की जाए तो इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई किसमें, आर्टिकल 21 में। अगर आर्टिकल 24 की बात की जाए तो इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 वर्ष के कम बालकों को किसी कारखाने में क्या किया जाएगा, जोखिम भरे कार्य क्या किए हैं, नहीं किए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल जो 31 है, हमने क्या बताया था, इसमें संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, जो वर्तमान समय में आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल 300 का के तहत क्या है, इसको रखा गया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोस चालक में धारा वाहक होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, ठोस चालक में क्या होते हैं, मुक्त रूप से पाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की जाए तो क्या कौन है, जे थॉमसन है, कौन है, जे थॉमसन है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, ये क्या परमाणु की किसी कक्षा में नहीं पाए जाते हैं, ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन की बात की जाए तो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो किसने किया था, चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था, किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं, क्या ईंट पर नाच, क्या ईंट पर नाच, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं फिर भी दूसरे, जैसे ई से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ता से क्या हो गया थॉमसन हो गया, पा से क्या हो गया प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड हो गया, ना से न्यूट्रॉन, और क्या चा से चैडविक हो गया। तो इसको आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्रिक कभी कभी होता है भूल जाते हैं, फैक्ट जो होता है वो हमेशा याद रहता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए CaOCl2 होता है, क्या CaOCl2 होता है। अगर कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है CaSO4 होता है। और जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसके क्या कहते हैं, जिप्सम भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
जिप्सम भी कहते हैं। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात किया जाए, इससे साधारण नमक भी कहते हैं। क्या? साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी कहते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए, इससे क्या? ब्रेकिंग सोडा, ब्रेकिंग सोडा, सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर सोडियम बाई क्या कह रहा है? सोडियम बाई कार्बोनेट की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोना का प्रतिशत होता है। पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा है 75%, तीसरा ऑप्शन है 80%, चौथा ऑप्शन है 100%। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे इसको निकालते हैं। 24 कैरेट में कितना होता है? 24 कैरेट में कितना सोना होता है? 100% सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट में क्या होता है? 100% सोना क्या होता है? शुद्ध होता है। तो 18% के बारे में पूछा है। 18 जो कैरेट होता है इसके बारे में पूछा है। 18 कैरेट के पूछा है। तो 18 कैरेट में क्या हो जाएगा? 18 बटे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी को काट दीजिए। 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, ये कितना हो जाएगा? 25 चौके कितना होता है? 100 होता है। 25 तीन कितना होता है? 75 होता है। कितना आ गया? 75% आ गया। 18 कैरेट सोने में जो खरा सोना होता है कितना होता है? 75% होता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संतरे में बहुतायत होता है। क्या कह रहा है? संतरे में बहुतायत में होता है। पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। संतरे में यानी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और जो मीठे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। अगर विटामिन सी की कमी से बात की जाए तो इसमें क्या होता है? मुंह से संबंधित होता है। जैसे मुंह में कबद्दू आना, दांत से संबंधित बीमारी होता है। हम ऐसे लिख सकते हैं किससे? दांत से संबंधित बीमारी, दांत से संबंधित बीमारी होता है। विटामिन बी की बात की जाए तो कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, बेरी होता है। विटामिन ई की बात की जाए तो कौन सा होता है? नपुंसकता होता है, नपुंसकता होता है। और इसे क्या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए, विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, थायमीन। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन ओ को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जो कि क्या इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? पहला ऑप्शन है जन्मजात, दूसरा है छूत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णांधता होता है क्या होता है? जन्मजात बीमारी होते हैं। इसमें क्या होता है? लाल और हरे की क्या होती है? पहचान नहीं होती। लाल और हरा क्या होता है? इंसान पहचान नहीं पाया जाता वर्णांधता में। कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। और दोस्तों जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम क्या करते हैं और अच्छा क्वेश्चन क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेट में लेके आते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।